हेलो बच्चों, मैं सिखल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग ने इसके पहले फोर्स वर्क के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब हम लोग वर्क वो ले रहे थे उसमें फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे थे। समझते हैं अच्छे से इसको ग्राफ के माध्यम से भी, और फिर उसी को समझेंगे कि जब हमारे पास फोर्सेस वेरिएबल होंगे तब क्या करेंगे। अगर हमारे पास फोर्सेस वेरिएबल होंगे तब हम कैसे उसको निकालेंगे, इस चीज़ को, मतलब वेरिएबल मतलब बदल रहे होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही? तो हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, कार्य। वर्क में हम लोग ने ये समझा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क हम लिखते हैं W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कॉस, यही करते हैं। फिलहाल अगर हम फोर्स मान के चलें उसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमको पता है तो हम लिखेंगे F × D उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, x यानी डिस्प्लेसमेंट, इधर यानी फोर्स यानी बल और विस्थापन के बीच। अगर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये कांस्टेंट है, मतलब अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट के दौरान देखें, जब वो 1 मीटर चला तब भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जब वो फिर 2 मीटर चला तब भी 10 न्यूटन, हर एक समय सेम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। मीन्स मान लो अगर यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स है, कितने न्यूटन का फोर्स? 10 न्यूटन का फोर्स है, तो वो हर डिस्प्लेसमेंट पर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विस्थापन है, कंफ्यूज मत होना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। अगर 10 न्यूटन का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर डिस्प्लेसमेंट पे सेम फोर्स, तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा? हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर हम आपसे कहें वर्क डन निकालो, तो आप कैसे करोगे? मान लो हम कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर तक, कितना आया? 5 मीटर तक। तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? 10 × 5, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 10 × 5 50 आ जाएगा जो। इसका मतलब 10 ये लेंथ और 5 ये लेंथ, तो ये जो एरिया है वो हमको देगा वर्क डन। बोलो, ये समझ में आ रहा है? मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया ही तो देगा। दिस इज रेक्टेंगल, तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन हमको इस फिगर में ये समझ में आ रहा है कि इस फिगर में जो फोर्स हमारा है वो हर टाइम पर कांस्टेंट है, नियत है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान तो सिंपली हमने इसका एरिया निकाल लिया और सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी इतनी बात समझ में आ रही? नाउ अब सपोज करो हम आपसे कहें कि हमको हमको वर्क डन निकालना है। यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट D या X मान लो, और इधर F। ठीक है, मान लो हम आपसे कहें कि बताओ वर्क डन यहाँ से था जब 0 फोर्स लग रहा था, फोर्स वेरी कर रहा है जरूर। मान लो हम कहें यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया 5। हम कहेंगे बताओ 0 न्यूटन से 10 न्यूटन तक जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, तो आपसे पूछा जाए बताओ वर्क डन। क्या पूछा जाए? वर्क डन। तो क्या निकाल लोगे? हाँ सर, ये तो निकल जाएगा, एरिया ही तो निकालना है सर। ये तो एरिया तो हाफ, ये तो ट्रायंगल लग रहा है सर। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे लंब, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 10 से काटेगा 5, 25 जूल आ जाएगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल मेथड से हमने आपको समझाया है। लेकिन सपोज करो कि हाँ सर ये भी ट्रायंगल एंगल आ जाएगा तो भी निकाल लेंगे, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो भी निकाल लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इधर x था, इधर f था, जब हमने ऐसे बनाया, इसमें फोर्स हर जगह कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं था। हम इसी की बात कर रहे हैं, अभी और कॉम्प्लिकेटेड फिगर की हम बात करेंगे। फिलहाल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब इसी लेवल की बात कर रहे हैं कि जब फोर्स हर डिस्प्लेसमेंट पे बदल रहा हो।
हम इसी की बात कर रहे हैं। आप देखो ना, सिंपल सी बात, यहाँ पे फोर्स कुछ और है, हाँ यहाँ पे, 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 फोर्स लगातार बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ बढ़ रहा है सर। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना इज़ नॉट एन इजी टास्क, बट हाँ ट्रायंगल है तो हम इजीली एरिया से कॉन्सेप्ट वर्क डन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाफ, इसका एरिया ही तो निकालना है, एरिया हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब बात को समझते हैं और अच्छे से। इतनी बात हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात को और अच्छे समझते हैं कि मान लो कि हम ऐसा कुछ दे दे, मान लो इधर दे दे x, इधर दे दे f, और हमको दे दे इस तरह का, मान लो ऐसा दे दे। अब बताओ, जैसे मान लो इस यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कुछ हुआ x या जो भी मान लो x मान लो, और इधर कोई फोर्स होगा, हमें नहीं पता, यहाँ भी कोई फोर्स होगा, यहाँ भी कोई फोर्स। अब आपसे कहा जाए तो कहोगे सर ये एरिया निकाल लिया जाए, काम बन जाएगा। लेकिन यही एरिया ही तो नहीं निकाल पाओगे, यही एरिया तो वर्क डन होगा भाई। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया हमको क्या देगा? वर्क डन। तो क्या ये निकाल लोगे एरिया? कहोगे सर ये कैसे निकालेंगे एरिया, ये तो कोई शेप ही नहीं लग रहा है। कन्फ्यूजन हुआ? चलो, कन्फ्यूजन तो समझ में आ रहा है। चलो अब समझते हैं कि इसको हम लोग करते क्या है। आप सोचो, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल करके समझते हैं, एकदम सिंपल। क्या फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है? एकदम कंटिन्यूअस बदल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है सर, कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस अगर चेंज हो रहा है तो आप कैसे रखोगे, आप बताओ ना। हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना खिसका और कितना फोर्स लगा उस दौरान। हम कहें अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक खिसका, और हर पॉइंट बाई हम जरा सा डिस्प्लेसमेंट भी आप कर रहे हो तो वो फोर्स बदल जा रहा है, एकदम माइन्यूट सा भी बदल रहे हो। मान लो यहाँ से थोड़ा सा भी चेंज किया हमने, तो यहाँ से यहाँ फोर्स अलग अलग है, तो कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? भाई यहाँ पे फोर्स अलग, यहाँ पे फोर्स अलग, तो कौन सा फोर्स रखोगे? एवरेज निकालोगे क्या? प्रॉब्लम समझ में आ रही? चलो, तो जब भी ऐसी समस्या आए तो हम लोग करते क्या हैं? हम लोग बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना स्मॉल कि वो जीरो की तरफ टेंड्स करे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसको बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में बांट दें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे बांट दें, ऐसे बांट दें, सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे बांट दें, मान लो ऐसे करके बांट दें। बांट सकते हो, बिल्कुल बांट सकते हो। हर सेम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब dx डिस्प्लेसमेंट है। कितने डिस्प्लेसमेंट है? dx। इतना स्मॉल है, ये और भी स्मॉल होगा, ये तो आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा सा दिख जा रहा है, बट ये इतना स्मॉल है दैट यू कैन नॉट सी बाई योर आई, आप अपने आँख के द्वारा नहीं देख सकते, ये इतना छोटा है। ऐसे मान लो यहाँ तक, ठीक है, ऐसा। अब अगर हम आपसे कहें कि हर डिस्प्लेसमेंट dx है, हर डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें, ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कांस्टेंट इतना मान ले, मेरी बात को समझना, और इस पे हम कहें F1 फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स? F1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। तो हम मान लें कि ये हम एरिया निकाल रहा है, ये वाला, इतना एरिया छूट जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? F1 इंटू dx। लिखोगे कि नहीं? dx इतना स्मॉल है कि हम मान लिए कि इस F1 फोर्स के लिए कांस्टेंट है, सपोज कर लो इतना। अब हम आ गए यहाँ पर, यहाँ पे फोर्स है F2, अब हमने इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको मान लिया F2। यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो dx हो रहा है वो भी dx है,
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में फोर्स F2 है, तो प्लस F2 इंटू डी एक्स होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये तो आ रहा है। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए मान लिया, ये इसको मान लो F3 फोर्स है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल डी एक्स है, इतना छोटा है। यहाँ पे फोर्स F3 है, ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, F3, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस F3 डी एक्स। फिर ऐसे ही करते हुए हर छोटे छोटे पार्ट में ऐसे बांट लो, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा कि नहीं, ऐसे। अब हमने किया क्या, हमने निकाला F1 इंटू डी एक्स, इसका एरिया ये वाला, फिर हमने इसका एरिया निकाला F2 dx, फिर हमने इसका एरिया निकाला, इसका। ऐसे करके हम कहाँ तक जा रहे हैं, मान लो n तक जा रहे हैं, Fn dx, ये ऐसे पूरा। अब अगर हम आपसे पूछें, क्या पूछें कि सर ये सब जो निकाल रहे हो एरिया, इसमें ये सही निकाल रहे हो आप, तो कहोगे नहीं सर, आपने सर ये तो छोड़ ही दिया, आपने इतने इतने हिस्सा, ये देखो, ये एरिया, इसका तो एरिया निकाला ही नहीं। ध्यान से समझो ना भाई, इतना एरिया तो छोड़ दिया, ये सब तो छोड़ दिया, ये सब एरिया तो छूट गया, क्या ये सब एरर है? हाँ, मतलब हमने निकाला तो, जैसे भाई आप समझो ना, हमें तो ये पूरा निकालना था ना एरिया, लेकिन हमने ये छोटे छोटे एरिया छोड़ दिए, तो ये सब एरर में आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनका एरिया नहीं निकाला एरिया, क्योंकि हमने तो F1 dx F2 dx लिया है। लेकिन जरा सोचो और माइन्यूट जाओ, सोचो जरा कि हम इसको अगर और छोटा कर दें, आधा कर दें इसका, और छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, तो क्या ये एरिया और कम हो जाएगा? आप सोचो ना, मतलब इसको हम और आधा कर दें अगर, तो ये जो एरिया में एरर आ रहा है वो थोड़ा सा और कम, इतना एरिया और ले लिया। भाई कॉपी बनाओ, समझ में आएगा। भाई हम ये कह रहे हैं, समझो बात को, कि मान लो अगर हम ये निकालें और ये निकालना है, और मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक निकाला, सपोज करो, तो ये निकाला एरिया, ये हमने कहा F1 है, ये एरिया निकाल लिया dx के नाम पर। मैं आपसे कहूँ कि मैं इस dx को नहीं ले रहा, ये dx बड़ा दिख रहा है हमको, मैं इसका आधा कर देता हूँ, आधा कर दिया मैंने। अब हमने क्या किया, इसी dx का आधा कर दिया, अब ये dx हो गया, ये dx हो गया। अब हमने ये एरिया निकाला और ये एरिया निकाला, तो पहले ये जो इतने की एरर आ रही थी, अब वो इतने और इतने की एरर बन गई, ये तो बच गया। सोचो और dx कम करेंगे तो ये एरर और कम हो जाएगी कि नहीं? अगर ये एरर और कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि dx, बिकॉज ऑफ dx टेंड्स टू 0, तो ये एरर घटती जाएगी, और ये इतना कम है कि 0 की तरफ जा रहा है, तुम देख भी नहीं सकते आप, इतना छोटा, एकदम जरा सा पॉइंट। dx इज व्हाट? dx इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, 0.000000000, कहाँ तक जाओ, इनफाइनाइट तक, तब बनाया, इतना छोटा वैल्यू है। तो क्या एरर लेस हो जाएगी क्वांटिटी? इसका मतलब हम क्या एग्जैक्ट एरिया निकाल रहे हैं इसका, इस मेथड से। और एक्चुअल में F1 dx F2 dx F2, यही समेशन ही कहलाता है F dx। इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, या x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखो। इसको बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन, समाकलन। इसका मतलब है जब फोर्सेस वेरिएबल होंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? कोई बहुत जल्दबाजी इसलिए मैंने नहीं की, बहुत माइन्यूट से समझाया आपको।
कि इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं fn तक लिखा, इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कह देते हैं। जब ये dx टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इतना माइन्यूट सा हो जा रहा है, तब हम लोग कहते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस बदल रहा होगा, तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इज एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से करेंगे सवाल। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर है। चलो ऐसा समझ में आ गया? ठीक है, चलो एफ डॉट डी एक्स ऐसा करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग एफ डी एक्स। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, एफ इज इक्वल टू, पहले एकदम सिंपल साइड मेथड करते हैं। मान लो आ जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, आ सकता है। और dx को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे जब भी आई जे के टर्म में आएगा तो जो dx लिखो, या dr भी लिख देते हैं कई बार। dr इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, r मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dr को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं पेपर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे इधर x है, इधर y है अगर, और हम कहें मान लो आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर करते हो, तो ये जो छोटा डिस्प्लेसमेंट इधर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, पर्सनल नाम ना, ये मान लो इधर से इधर गए आप dr, तो एक्चुअल में आप इधर गए हो dx और इधर गए हो dy। तो एक्चुअल में dx जो है वो dr, सॉरी ये dr है, dr जो है वो एक्चुअल में dx i कैप प्लस dy j कैप है। मैं आपको समझाने में शायद काफ़ी मतलब सही समझाने में हो गया होगा। इसको वैल्यू इसमें अगर हम रखें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम अच्छे से। f की जगह ये रख दो 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट dx i कैप प्लस dy j कैप। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, तो हो जाएगा 2 dx हो जाएगा, i 1 हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन होगा इसके साथ 3 dy। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपसे ये कह देगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या पॉइंट दे देगा, जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0 से 2,3, ऐसा दे सकता है। इसका मतलब x बदल रहा है 0 से 2 और y बदल रहा है 0 से 3। तो यहाँ पे x का लिखेंगे हम 0 से 2, 0 से 2, और यहाँ पे y का लिखेंगे 0 से 3। एक बार फिर से समझो, अब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि i j दोनों आ गया। अब हम प्लेन में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसके वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे अगर फोर्स दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप, तो dr वॉट, dr कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट है उस प्लेन में, dr इज dx i कैप प्लस dy j कैप। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दिस डॉट विद दिस, i का i के साथ 1 हो जाएगा, तो इसके साथ लिखोगे 2dx का समाकलन कहाँ से, अब पॉइंट होंगे ना यार, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के कोई दो पॉइंट कोऑर्डिनेट समझते हो, 0,0 यानी x, y से x डैश, y डैश, ऐसा कुछ। तो ये 0 से 2, 0 से 3, 0 से 3, तो x यहाँ पे बदल रहा है तो इसलिए 0 से 2, यहाँ y बदल रहा है इसलिए 0 से 3। समझ में आ रहा है? चलो 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से 2, dy का इंटीग्रेशन y होता है 0 से 3। 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 जूल आंसर आएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, परेशान ना हो,
समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आगे बढ़ते हैं। मान लो आ जाए इसी में क्वेश्चन कि फोर्स आ जाए 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। अब क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा? तो फिर से वही कैप, कहाँ से कहाँ तक? तो 1, -2 से 3, 2, ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये समझ में आ रहा है ना, x1, y1 से x2, y2, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको बताना है वर्क डन क्या होगा। मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है ना? चलो ट्राई करते हैं। तो कैसे लिखोगे वर्क डन? 2x, अब ये देखो वेरिएबल है, अब ये कंटिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें बिना इंटीग्रेशन के वाला, हम बिना इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप डॉट प्रोडक्ट dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, एकदम क्लियर कट है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो, एकदम आराम से। आई का आई के साथ 1, बाकी के साथ 0, जे का जे के साथ 1, बाकी के साथ 0, तो इसको इसके साथ लोगे और इसको इसके साथ लोगे। इसको जब इसके साथ लोगे तो आई 1 हो जाएगा, तो 2x dx। फिर जब इसको इसके साथ लोगे तो जे 1 हो जाएगा, 3y स्क्वायर dy प्लस है तो इसलिए 3y स्क्वायर डी। ठीक है, अब लिमिट रखते हैं। क्या रखते हैं? अब लिमिट 1 से 3 क्या जा रहा है? x, तो dx वाले में देखोगे क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, तो 1 से 3। फिर देखो -2 से 2 क्या कहाँ जा रहा है? y वाला ये, तो -2 से 2। सिंपल। मैंने आपको इंटीग्रेशन पहले भी पढ़ा रखा है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो पढ़ाया। चलो इसी को अप्लाई करेंगे बस। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1+1 यानी 2/2। सही लिख रहे हैं क्या? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 रख के देखो ना, कंफ्यूज मत होना। फिर से देखो, 2 वेरिएबल तो है नहीं, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा तो वो बाहर ले लिया। x की पावर 1, तो x की पावर n का x की पावर n+1 बटे n+1 है, तो x की पावर 1 का हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 ना, n की वैल्यू 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1, तो x की पावर 2/2। तो यही लिखा है, x की पावर 2/2, 1 से 3 तक। 3 क्या बाहर आ जाएगा? हाँ, y की पावर 2 dy, तो y यहाँ पे y रख लो बस, समझ में आ रहा है? तो y की पावर 2 का क्या हो जाएगा? y की पावर 2+1 बटे 2+1, तो y की पावर 2+1 यानी 3, 2+1 यानी 3, कहाँ से कहाँ? -2 से 2। तो अब एक बार 2, अब चाहो तो ये 2 काट सकते हो, ये 3 काट सकते हो, तो ये गायब हो जाएगा। अब x की पावर 2 स्क्वायर है, ये लिमिट रख लो, पावर नहीं है, तो एक बार 3 रखोगे x की जगह तो 9, एक बार रख लो 3 का स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। प्लस एक बार y की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 माइनस, फिर y की जगह -2 रखोगे -2 की पावर 3, ऐसा कर लो। तो 3 का 9 में से 1 गया 8, 2 to 4 4 to 8 माइनस 2 to 4 to 8 8 8 16, 16 8 24, तो 24 जूल आंसर आएगा। एकदम आराम से किया है बच्चों, प्लीज़ समझ लेना, बहुत कठिन तरीके से भी नहीं समझा है, एकदम आराम से नॉर्मल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट पे किया है, प्लीज़ समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आई होप सो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। चलो धन्यवाद।
अब एक थोड़ा सा और थोड़ा प्रैक्टिकल पे जाते हैं। हमें लगता है ये समझ में आया क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं है एक्स वाई जे कैप में। अच्छा, हमने डायरेक्ट दो डायरेक्शन में चले गए डी एक्स डी वाई। आप एक डायरेक्शन में करते तो कर ही लेते, मतलब परेशान नहीं होना ना। एफ इज इक्वल टू मान लो 3x² आ जाए। अब कह दे कि वर्क डन बताओ 2 से 3 तक या 2 से 4 तक पूछ सकता है। तो कैसे बताओगे? 3x² dx है ना, 2 से 4 तक, बस, क्योंकि वर्क डन होता ही है एफ डी एक्स, तो वर्क डन ही क्या होगा एफ डी एक्स। एफ क्या है ये, और डी एक्स ये है, ठीक है। और लिमिट 2 से 4, तो ये x की वैल्यू है, ये 2 से 4 जा रहा है, तो ऐसे रख दिया। 3 बाहर ले लिया, x का हो जाएगा x³ / 3, 2 से 4, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का क्यूब 464 -2 रखोगे, 2 4 4 2 8, 16 में से 8 गया, 56 जूल आ जाएगा आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, मतलब x² वाले टर्म, ये वाले टर्म, है ना, सब नोट करते चलना, कोई रोकना मत, हाथ नहीं रुकने चाहिए, नोट करते रहो। चलो एक और आगे देखते हैं। अब एक थोड़ा स्प्रिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग है, मान लो कोई स्प्रिंग है ऐसे, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। ये कैसी लेंथ है? नेचुरल लेंथ है। m मास का ऑब्जेक्ट हमने इस स्प्रिंग से बांध दिया, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, किस में है? नेचुरल लेंथ का मतलब समझ रहे हो, अभी ना तो खींची है ना तो दबी है, दोनों नहीं है, कोई बल नहीं लग रहा है अभी इस पर। हाँ mgn लग रहे हैं, बट वो बैलेंस हो जाएंगे इसके साथ, इधर के साथ कोई बैलेंस नहीं हो रहा, तो वो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब करते क्या है, इसको हमें ये आपको बताना है कि अगर हम इसको यहाँ से खींच कर कहाँ तक डिस्प्लेस कर दें, x लेंथ तक, कितना डिस्प्लेस कर दें? x लेंथ तक डिस्प्लेस करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ना कि इस x लेंथ डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हुआ। फिर कहोगे सर वर्क डन कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम खींचेंगे तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, दिस इज एफ फोर्स जो लगता है वो kx के बराबर होता है। माइनस डायरेक्शन बताएगा, तो माइनस नहीं लगाया, लेकिन हम डायरेक्शन दिखा दिए हैं, तो f इज इक्वल टू kx। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों आपको ये चीज़ इसमें से दिखनी चाहिए कि क्योंकि f x पर डिपेंड कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप कितना भी थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो x बढ़ेगा। से मान लो यहाँ पे x कितना है? 0, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अभी x 0, x क्या है? x है स्प्रिंग का उसके नेचुरल लेंथ से कितना उसको दबा रहे हो, कितना उसको खींच रहे हो, वो x है। मतलब इसके नेचुरल लेंथ से कितना उसको खींचोगे या कितना दबाओगे, ये उसका क्या है? x है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इसको यहां से x तक खींचा है, तो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू kx। इसका मतलब है कि आप उसको x थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो x बदल जाएगा, तो फोर्स बदल जाएगा। यहाँ लगाओगे तो फोर्स अलग, यहाँ लगाओगे तो फोर्स अलग, यहाँ लगाओगे तो फोर्स। तो ये कैसा फोर्स है? ये सतत बल है। सतत मतलब कंटिन्यूअस फोर्स है, सतत फोर्स है, कंटिन्यूअस है, ये चेंज लगातार हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इसको मिटा रहा हूँ अभी मैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको तुरंत दिमाग में आना है कि मुझे इंटीग्रेशन से ही होगा, क्योंकि जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस है, जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते, एक काम करते हैं, इसको हम x ना मान के l मान लेते हैं, ठीक है। तो बल अभी कितना लग रहा हो यहाँ पे? kl, ठीक है। तो हम एक कोई बीच की कंडीशन मानते हैं,
मान लो इसको हमने खींचा और खींच के यहाँ तक लाए हैं, समझना अच्छे से, यहाँ तक लाए हैं, यहाँ से थोड़ा सा और खिसकाए हैं, कितना खिसकाए हैं आगे, dx खिसकाएं, और इस समय इसकी यहाँ से मीन नेचुरल लेंथ से इसकी पोजीशन है x इस समय। तो जब इसको x डिस्प्लेस किया गया, x खिसकाया गया, x विस्थापित किया गया तब इस ब्लॉक पर, ब्लॉक जो कि मास m का है, ब्लॉक पर स्प्रिंग द्वारा फोर्स किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, पीछे लगेगा और कितना लगेगा, kx किधर लगेगा, पीछे। अब हम मान के चल रहे हैं, माना लेट इस टाइम पर हमने dx डिस्प्लेस किया, dx इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कि हम मान के चल रहे हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट में, dx विस्थापन में, dx डिस्प्लेसमेंट में फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। dx डिस्प्लेसमेंट में हम मान के चल रहे हैं इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज तो कंटिन्यूअस हो रहा है, मेरी बात को कंफ्यूज मत होना भाई, लगातार चेंज यहाँ, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम मान ले रहे हैं, याद करो ग्राफ वाला, एकदम ऐसी लाइन खींचे थे, तो इतना छोटा है कि हम मान ले रहे हैं कि इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में कोई फोर्स में चेंज नहीं हो रहा। तो अगर फोर्स में चेंज नहीं तो किया गया जो डब्ल्यू कार्य है उस समय कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, एकदम छोटा था, तो वर्क डन होगा क्या, kx इंटू डी एक्स। मेरे बताओ ये समझ में आया, kx इंटू डी एक्स क्यों ले, क्योंकि kx फोर्स किधर लग रहा है, kx फोर्स यहाँ पे पीछे लगेगा, कितना लगेगा, kx, और dx डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे, तो इसलिए माइनस लगा देंगे, माइनस kx dx। मेरी बात समझ में आ रही है, चलो, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल वर्क डन है। इसको हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, इसको हम gx 0 से l तक इलोंगेट करते हैं, इलोंगेट करते कि मतलब खींचते हैं, कितना, कहाँ से, 0 मतलब यहाँ से, l मतलब यहाँ तक, इतना खींच रहे हैं, एक बीच की स्थिति मैंने मान ली x dx से, ठीक है। तो इस कैसे निकालोगे, d टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन kx dx, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से l तक। अच्छा k माइनस आ गया, अच्छा k कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि k को हम कांस्टेंट दिए गए स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, माइनस के बाहर आ जाएगा x dx, x का इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो x की पावर 1 + 1 1 + 1 यानी x की पावर 2/2, तो आ जाएगा k x² / 2 0 से l, तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं k, तो एक बार l रखोगे l² / 2 माइनस एक बार 0 रखोगे 0² / 2, तो आ जाएगा k l² / 2। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया है, क्या, कि अगर किसी स्प्रिंग को
x डिस्प्लेस किया गया कहाँ से, उसकी नेचुरल लेंथ से। तो जितना डिस्प्लेस करोगे तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो हाफ के एल स्क्वायर होगा। हम कहें मान लो एक्स एल डिस्प्लेस किए तो हाफ के एल स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो बात को। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अच्छा माइनस तो लगाना भूल गया, माइनस और आएगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन निगेटिव क्यों हो रहा है कोई पूछे आपसे, क्योंकि स्प्रिंग में आप किधर भी खिसकाओ, इधर खिसकाओ या इसको दबाओगे भी, जैसे अगर आप इसको इधर खिसका रहे हो तो फोर्स इधर लगेगा, तो हमेशा अपोजिट है। जब यहाँ पे लाके इसको दबाओगे तो दब इधर रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा अपनी उसकी नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, तो इसलिए हमेशा वर्क डन निगेटिव होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फॉर्मूला याद करना, हाफ के एक्स स्क्वायर। के एल स्क्वायर याद नहीं करते, याद क्या करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ एल की जगह एक्स मान लो तो हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स, एक्स क्या है, उसका नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट, चाहे दबा हो चाहे खिंचा हो, चाहे खिंचा हो चाहे दबा हो, दोनों ही कंडीशन में हाफ के एक्स स्क्वायर लगाओगे और माइनस में लगाओगे वर्क डन। किस में लगाओगे, माइनस में। आई होप समझ में आया होगा, ये पूरा डेरिवेशन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, कोशिश की है। बाकी अगर आपको कुछ से समझ में ना आया हो, प्लीज़ 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 आप कमेंट में हमको आप अपने बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं ट्राई करूँगा उसको और बेहतर तरीके से समझाने की। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सबको शेयर करिए, सबको बताइए कि ये बहुत काम की चीज़ है, जो जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हैं, इस सब्जेक्ट से 11 पढ़ रहे हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय और उससे संबंधित क्वेश्चंस, गतिज ऊर्जा। बहुत घुसते चले जाएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते चले जाएंगे। इसका पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, इसके बाद ये दूसरा वीडियो, हमने जो वेरिएबल फोर्सेस की बात की, जो फोर्स वेरी कर रहा हो तब कैसे समझेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपको गांठ बना के समझ लेना है, क्योंकि फिर ये बार बार चीज़ें आएंगी तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखो, बाय, बेस्ट ऑफ लक।